जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आए जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान मिलिट्री वहां कंडक्टेड टूर्स क्यों कंडक्ट करा रही, उनका क्या इंटरेस्ट है वहां पे? रादर वहां पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, ये झूठ है क्या बोलना है कि जो पीओके की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन जो उनमें डिग्री करके आता उसको मेनलैंड पाकिस्तान में माना नहीं जाता। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी पीओके में है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी रेट अभी पीओके में है, सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस अभी बलोचिस्तान के बाद पीओके में है, और कई सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आरजू जी, उन पीओके, ये जो पीओके हैं जो आप वॉइसी है, तो उनको आपने ये उनको दिखाया है उन्हें कि भाई ये जो चीनियों के साथ लाखों लड़कियों की शादी हो रही है, जो चाइनीज दूल्हे आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसकी मंशा है? ये इनको डिस्कस किया कि ग्वादर में चाइना क्यों कह रहा मैं 1 लाख लोग बसाऊंगा, 1 मिलियन, सॉरी 1 लाख लोग कह रहा हूँ, 1 मिलियन, 10 लाख लोग बढ़ाने की मंशा क्या है? डीएनए री इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है? जो आप पंजाबी यहाँ से ले जाके वहां सेटल कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अगर वो कश्मीर है, अगर वो कश्मीरी, तो आप वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की हर तरह से कोशिश कर रहे हो, और फिर ये कंडक्टेड टूर करा रहे। देखिए, अगर आप बुरा ना माने, मैं तो सीधा कहता हूँ, इट्स अ मनी रेजिंग एक्सरसाइज। आप वहां दिखाओगे, इनको बताओगे देखो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर वो जो अपना शुरू हो जाएगा, लाओ जी हेल्प करो, लाओ जी एड दो, लाओ जी ये करो, लाओ जी वो करो। ये तो वही वाली बात है ना, जो कुछ, अब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब कुछ लोग मुफलिसी का भी बिजनेस करते हैं, तो ये वही वाली बात है। एक्सेप्ट दैट पॉलिटिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली कुछ अचीव तो होगा नहीं इससे, एक्सेप्ट यस दिस ओपन्स द वे टू गेट एड। आई मीन आई कैन बी कैंडिड एज दैट जी। लेकिन ये भी तो हो सकता है सुबी जी के क्योंकि इंडिया के भी इस्लामिक कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस है पाकिस्तान को छोड़कर। बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो मोदी जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं और आप लोगों के टर्म्स बेहतर है। तो हो सकता है इस तरह का कोई प्रेशर डालने की कोशिश करें कि जो इस्लामिक कंट्रीज है वो कहें कि कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाला जाए, कश्मीर का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। इस बारे में हो सकता है कि भारत से जो है इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी वाले बात करें, इसका कोई चांस है? देखिए आरजू जी, ये मैं हमेशा से कहता हूँ आपके शो पे, कि हमारे नेशनल टीवी पे, हर चैनल में मैंने एक ही बात कही आरजू जी। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स है, दैट इज डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप इस्लामिक कंट्रियों का देखें, अभी सऊदी अरबिया एक टाइम था कुछ 10 महीने पहले नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया था। हमारा नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर सऊदी अरबिया था, अब वो नंबर 4 पे आ गया। आज हकीकत ये है कि सऊदी अरबिया को ये लग रहा है कि जितना मैं मार्केट शेयर छोड़ूंगा, यूएस वाले उतना मार्केट शेयर लेंगे। नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर जो हमारे लिए है, ऑयल एक्सपोर्टर टू इंडिया, नंबर 1 इज यूएस। सऊदी अरबिया जो नंबर 1 था पिछले 30 साल से, नंबर 4 पे हो गया, और उनका मार्केट शेयर उतना हिल रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड ईवीज पे जा रहा है, वर्ल्ड इस चीज पे जा रहा है। और अब ऐसी सूरत में अगर आप ओआईसी कंट्रीज को मैं पुट टुगेदर भी करूँ, वो वर्ल्ड का कितना जीडीपी कंट्रोल करती है, कितना ट्रेड कंट्रोल करती है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है उनका, और कितना उनका कंट्रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, ये 10-12% से ज्यादा नहीं है। और इंडिया एक बहुत बड़ा पावर बन गया, एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पावर हाउस बन गया है। अगर आप G20 से थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा डाइवर्ट करते हुए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट है। G20 में क्या हुआ? G20 में बात हुई क्लाइमेट की, G20 में बात हुई सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि भाई सप्लाई चेन का रेजिलियंस चाहिए। G20 में बात हुई आरजू जी 5 बिलियन वैक्सीन देने की एक साल में, जो हमने दे दिया। और आपने एक चमत्कार होते हुए देखा होता, ये जो WHO, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगा था वुहान नाम हो गया उसका, तो उन्होंने 24 घंटे में कोवैक्सीन का अप्रूवल दे दिया। पहले महीनों कागज अटके पड़े थे, 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका, मोदी जी को खुद को वैक्सीन लग चुका है, जिनसे वो जपिया पा रहे थे सब वर्ल्ड लीडर। और मोदी जी ने जैसे बोला कि भाई हम 5 मिलियन वैक्सीन देंगे, 7 मिलियन दुनिया की आबादी, तुरंत अप्रूवल मिल गया। आपने देखो भाई, ये अर्दोगन, ताइब अर्दोगन खूब फोटो ये भी बनवा रहे थे, खूब फोटो खिंचवा रहे थे, देखोगा आपने तो। और G20 का अगर आप गणित देखें आरजू जी, 79% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, हाँ, 79% ऑफ द जीडीपी, 84% ऑफ द वर्ल्ड करेंसी वैल्यू, ये कंट्रोल करते हैं। इसलिए G20 का वर्चस्व है। आज जो भारत की पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस्लामिक कंट्री या सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री विल वांट टू गेट इनटू दिस। उनका मिलना उन्हें कुछ नहीं है, उन्हें पता भारत हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो हैम्पर हो रहा है। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आज तक सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर था चाइना, पर चाइना ने डील कर लीजिए ईरान से 10 साल की $500 बिलियन की, इसमें बात कर चुके हैं।
अब नंबर 1 जो ऑयल इंपोर्टर है, जिसकी सबसे बड़ा ऑयल को इंपोर्ट करने की क्षमता है, अभी 10-20 साल 30 साल अभी है, वो है इंडिया। और आप जानते हैं इस्लामिक कंट्रियां काफी जिनका डिपेंडेंस ऑयल पे है। नाइजीरिया का सबसे बड़ा ऑयल वायर तो आज भी भारत है। इराक का सबसे बड़ा ऑयल वायर जिसमें उसकी इकोनॉमी चलती है वो भी भारत है। नंबर 1 यूएस है, फिर नाइजीरिया है, फिर इराक है, नंबर 4 पे सऊदी अरबिया आता है। तो ये जो कॉमर्स और जो ये ट्रेड जुड़ा, और अब इसमें वैक्सीन आ गई, 5 बिलियन वैक्सीन जहां से आएगी, तो तेल आपका चलता है, इकोनॉमी आपकी चलती है, ट्रेड आपका चलता है, वैक्सीन वहां से आनी है। और भगवान न करे ये चीनी कोई और वायरस बना रहे हो, पता नहीं कब कौन सी नई वैक्सीन की जरूरत पड़े, वो भी भारत से आएगा। तो ऐसी में आपको लगता है कि कोई इस पचड़े में पड़ेगा। मैं तो हिंदी में का एक वर्ड होता पचड़ा, इस पचड़े में कौन पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, वो आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आपके कुछ जर्नलिस्ट साहब भी उनके साथ घूम फिर रहे थे। देखिए कश्मीर सुंदर जगह है, नजारा अच्छा है, झरने पहाड़ हुआ देखेंगे, फोटो वोटो बनाएंगे, निकल जाएंगे, और क्या होगा। लेकिन सर, जब कंट्रीज किसी को इस तरह से एंगेज करती हैं, जैसे ओआईसी की कंट्रीज को अगर पाकिस्तान एंगेज किया और उनको लेकर गए एलओसी पे, तो ठीक है, एक एज अ इंडिविजुअल मैं और आप कुछ भी बात समझ सकते हैं या कह सकते हैं या फील कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज की जहां बात आ जाती है तो वहां पे तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी होगी, पूरी तरह से कुछ ना कुछ सोचा गया होगा कि जी क्या फ्यूचर हो सकता है इसका और क्या हम इससे एडवांटेज ले सकते हैं। अगर यही सोचा जाए कि नहीं, इस्लामिक कंट्रीज जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, जो कि अभी तक नहीं कर रही, तो इस चीज के लिए भी मुझे बहुत से लोग अभी बुरा भला पाकिस्तान से कहना शुरू करेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि इस्लामिक कंट्रीज ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है जिसके हम लोग चाह रहे थे या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के यहाँ भी जो है वो अमित शाह जी और दूसरे लीडर्स जो हैं वो अब कश्मीर, आपकी साइड पे जो कश्मीर है वहां पे जा रहे हैं, वहां के चक्कर लगा रहे हैं, और तो कुछ एक्टिविटीज तो नजर आ रही हैं। तो लगता है आपको कि कहीं कुछ अब फाइनल होने ही वाला है कश्मीर का, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जो भी हो, लेकिन अब कुछ साल में हम क्या ये देखने जा रहे हैं कि कश्मीर का कोई ना कोई हल निकाल लिया है दोनों कंट्रीज ने? देखिए आरजू जी, पहली बात तो होती है अगर कुछ मेजर ग्राउंड पे होने वाला, उसको तैयारी साल 2 साल 3 साल में दिखती है। आज तक ओआईसी ने एक अधिवेशन पास नहीं किया, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई एक बात तो कुरैशी साहब ने पूरी तैयारी भी की थी, कुछ स्टेटमेंट आएगा, वहां चले भी गए थे, पर वहां से कुछ स्टेटमेंट मिला नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो देखिए कश्मीर की पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थिएट्रिकल वैल्यू इसलिए है कि भाई आज जो पाकिस्तान में आप जानती है इंटरनल सिचुएशन के, इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो, टीएलपी को लेके हो, बहुत से मसाइल है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की जनता को, अब जब ओआईसी वालों को आपने बुला लिया, 8-10 लोग को घुमाया, तो आप उनको ये दिखा नहीं यार कश्मीर का जो मसला है ये जिंदा है। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूएन हो, यूएनएचआरसी हो, कुछ भी हो, वहां पे किसी भी G20 हो, G7 हो, कोई भी ऐसा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक है, वहां पे कश्मीर इज अ डन एंड डस्टेड इशू। अगर आप यूएन में देखें 1967 के बाद तो इस पे सिक्योरिटी काउंसिल में बात भी नहीं हुई, मतलब अब कितने 50 साल से ज्यादा हो गए। अब इसको जिंदा रखना, अब इस मसले को चलाना है, इस इशू को चलाना है। और आप ये जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी का भी मंशा जब तक कश्मीर की का जो चल रहा है, हमारी भी दुकान चल रही है। अब फौजी तंजीम तो आपके यहाँ सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है, 10% जीडीपी कंट्रोल करती है, नैपी से लेके क्या नहीं बनाती, बेबी फूड सब बनाती है, ये तो उनकी मंशा है। अब चलिए उस विषय पे नहीं जाते आजकल, बट मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो कश्मीर नाम का जो जिन पाल रखा है ना, इसको दाना पानी देते रहना। अब दाना पानी जब कहीं कोई नहीं पूछता, चलो ओआईसी वालों को पकड़ लाओ, देखो जी बॉर्डर लेके दिखा दो, देखिए आज आपको हम बात क्यों करें, अगर ये ओआईसी का विजिट नहीं होता। आरजू जी सच बताइए, आप इस पे शो करते नहीं करते? भाई इंडिया ने तो एक लाइन का स्टेटमेंट दिया, ओआईसी हैज नो लोकाई इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फैसला पीओके का ये होना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड इज सेइंग पीओके इज अन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस व्हिच हैज टू बी सेटल्ड। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा। तो हमारे तरफ से तो वो हमारी टेरिटरी जो हमारे पास है नहीं, उसको कभी न कभी लेना है, और ये कश्मीर का होना। और मेरे को मैं सच बताऊं आपको, मैं दिल से बताऊं आपको एक चीज, मुझे बताइए 70 साल से पाकिस्तान को कश्मीर लगा के मिला के, आजादी तो साथ मिली थी ना, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो आज इंडिया कहाँ पाकिस्तान का? अगर प्रायोरिटीज बदल जाए, अगर ऑब्जेक्टिव्स बदल जाए, तो आपके यहाँ भी हमारे आसपास ही तरक्की हो सकती है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। बट जब प्रायोरिटीज ही यही है, प्रायोरिटीज ही वही है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और यही सारे
ये जो आपके यहाँ जो कुछ शरीफ लोग एनजीओ चलाते हैं ना, वो मतलब जहाँ क्लाशनिकोव वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं, पर चलिए वो एनजीओ चलाते हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मिलते नहीं, वो खूब घूमते पर वो किसी को मिलते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे उनको जेल में आप बंद कर देते, उनके तो बच्चे हो जाते हैं, मतलब परिवार की वृद्धि होती है, नहीं होते हैं, मतलब देखिए कई दुनिया में कई ऐसी चमत्कार होते हैं। तो अब जब ये अब प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली अगर ये है, तभी 400% आटे और दाल में इन्फ्लेशन है, तभी 70% आटा दाल इंपोर्ट होता है, तभी 70% इन्फ्लेशन है दूध में, तभी 170-72 रुपए का डॉलर हो गया। ये पाकिस्तान इज अ टेल ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अरे आप छोड़िए यार, ये कश्मीर वश्मीर के मसले निपटते रहेंगे, कुछ चीजें कुदरत पे छोड़िए, जो होना वो हो जाएगा। पहले आप अपनी प्रायोरिटी जो करिए वहां तो ठीक करिए। कितने कितने आप बताइए कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगी, कितने लोगों को दूसरी वैक्सीन लगी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का है, मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है, ये सब चीजों की बात ही नहीं हो रही। अब ये क्या करें, फिर वही पुराना ना वो किसा पिता रिकॉर्ड ला रहे कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। वो रिकॉर्ड एक होता था ना आरजू जी, ग्रामाफोन, जब वो चलता था, दिल के अरमा आंसू में, जब वो अटक बह गए बह गए बह गए बह गए बह गए वो ग्रामाफोन की सुई अटक गई। God, I hate this song. अरे वो जब ग्रामाफोन की सुई अटकती है ना, अब क्या है वो जो होते हैं ना डिस्क, तो डिस्क खराब हो गई है, ग्रामाफोन आउटडेट हो गया। आज यूट्यूब का जमाना, आईपैड आईपॉड का जमाना, उस पर स्विच करिए, ग्रामाफोन भूल जाइए, वो रिकॉर्ड भूल जाइए, कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। बाकी मर्जी नहीं, ऑब्वियसली कश्मीर तो हम करते ही रहेंगे। और बिल्कुल जैसे वैक्सीन की बात की आपने, तो काफी लोगों को वैक्सीन यहाँ पे भी लग चुकी है, और बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो या तो कहते हैं जी मैग्नेट यहाँ पे चिपक रहा है जहाँ वैक्सीन लगते हैं, या फिर वो बल्ब, एक वीडियो ये भी आई थी, बल्ब ऑन करके दिखा रहे थे कि वैक्सीन लगाइए तो बल्ब ऑन हो रहा है। तो खैर इस तरह के भी हमारे यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। लेकिन आई होप एंड आई विश के कुछ भी हो, लेकिन एक सॉल्यूशन जो है, एक कुछ ना कुछ इसका हल जो है कश्मीर का, वो जरूर निकल आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और इस तरह से कब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था आपके यहाँ तो जिन भी बहुत एक्टिव है। बिल्कुल है सर, हमारे यहाँ स्पेशली इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा है। लेकिन सर हम अगर आगे बढ़े और हम बात करें जो सलमान खुर्शीद साहब की बुक की, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।